प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम वार्षिक परीक्षा हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र और उसके उत्तर की चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके आधार पर आप वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता है। 2 खंडों में खंड क और खंड ख में बटा होता है। सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। गृह परीक्षा में प्रायः 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न 5 खंडों में बटा होता है। प्रत्येक 1 अंक का होता है, बहुविकल्पी होता है और सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो आइए पहले प्रश्न के खंड देखें। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 4 विकल्प हैं। रानी केतकी की कहानी, गोरा बादल की कथा, कानों में कंगना, राजा भोज का सपना। तो इसका सही उत्तर है ब, गोरा बादल की कथा। आप सही विकल्प चुनते भी चलें, इससे पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं। ख, हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जटमल। यहां सही उत्तर है स, भारतेंदु हरिश्चंद्र। खंड ग, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। यहां सही उत्तर है अ, राहुल सांकृत्यायन। घ पर आइए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां सही है ब, बालकृष्ण भट्ट। चिंतामणि की रचना विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। सही उत्तर है द, निबंध। लिखने का तरीका इस तरह से है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालें, फिर 5 खंडों का इसी तरह से आप उत्तर पुस्तिका में उल्लेख कर दें। इसमें सही वही का निशान मत लगाइए, जैसे आप लिखने के बाद ऐसे निशान लगाते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो सही है वही आप लिख रहे हैं, ऐसे ही लिखें जैसा आपको दिख रहा है। दूसरे प्रश्न पर आइए। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1959, 1965। यहां ध्यान रखिएगा कि द्वितीय तार सप्तक पूछा गया है। तार सप्तक पूछा जाता तो 1943 होता, लेकिन उन्हें होगा 1951, क्योंकि 8 साल बाद 1951 में द्वितीय और फिर 8 साल बाद 1959 में तृतीय है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को। तो सही उत्तर है ब, भक्तिकाल को। सरहपाद हैं प्रथम नाटककार, प्रथम गद्यकार, प्रथम कहानीकार, प्रथम कवि। यहां सही उत्तर है द, प्रथम कवि। घ पर आइए। भक्ति काल की काव्य धाराएं हैं कृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी, निर्गुण एवं सगुण, उपयुक्त सभी। तो यहां आपको उपयुक्त सभी चुनना है, क्योंकि निर्गुण और सगुण की ही काव्य धाराओं की विभाजन है कृष्ण भक्ति और राम भक्ति तथा ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी। अंग, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। यहां सही उत्तर है अ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और लिखने का यह तरीका है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालें, फिर 5 खंड एक साथ कर दें, उसे गैप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे प्रश्न पर चलें। तीसरे प्रश्न में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक अथवा से पहले होगा, एक अथवा के बाद। किसी एक को चुनना है और उनके 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 10 अंक इसके लिए निर्धारित है। आप में से कई छात्रों ने कहा कि सर अथवा के बाद कैसे लिखा जाता है, तो यहां लिखित रूप हम अथवा के बाद वाला देंगे। पहले वाला आपको बताते चलते हैं, जिससे आपकी जिज्ञासा का समाधान हो सके। तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है, इतने से ही आप जान गए हैं कि आचरण की सभ्यता का है। तो उत्तर पर आ जाइए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर होगा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक आचरण के सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। तो आप हेडिंग डालेंगे उत्तर में रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी का मानना है कि प्रेम की भाषा में शब्द नहीं होते, इसी तरह नेत्रों की, कपोलों की और मस्तक की भाषा में भी शब्द नहीं होते,
वो तो संकेतों या हृदय के भावों से ही व्यक्त होते हैं। यहां तक कि जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए वेद शास्त्र आदि ने सारी चर्चा करने के बाद नेति नेत कह दिया, अर्थात उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जीवन का तत्व किससे परे है? तो जीवन का तत्व शब्द से परे है। यहां से आप उत्तर ले लेंगे। और 5वां प्रश्न है, मानव का सदाचार किसके माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता? तो उत्तर है, मानव का सदाचार साहित्य के लंबे व्याख्यान से, वेद, अंजील, कुरान आदि के उपदेश से, धर्म चर्चा से या केवल सत्संग से प्रकट नहीं किया जा सकता। अथवा का जो पैराग्राफ है वो आत्मा अजर और अमर है, इतने से ही आप जान गए होंगे कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस गद्यांश का लिखित रूप भी आप देखें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप कुछ इस तरह से लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर संकेत आप कर दें कि अथवा के ऊपर कर रहे हैं कि नीचे। आत्मा होता है, इसका मतलब हमने अथवा के नीचे लिया है। और पहला आपका प्रश्न का उत्तर है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक, शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। दूसरा जो प्रश्न है वह है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। इतनी व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे करना है? तो आप ख डालेंगे, ख में रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसी हेडिंग डालेंगे, तब लिखेंगे, लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी का मानना है कि आत्म साक्षात्कार ही संपूर्ण आनंद की कुंजी है। मनुष्य को जब तक अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता तब तक वह इस संसार में भटकता रहता है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, मात्र आत्मा ही है जो न बूढ़ी होती है न ही मरती है। इतना ही नहीं, आत्मा में ज्ञान, शक्ति और आनंद तीनों निहित हैं। आपकी व्याख्या हुई। और अब तीसरा प्रश्न, आत्मा को क्या माना गया है? उत्तर है, आत्मा को अजर और अमर माना गया है। प्रश्न घ, अल्पज्ञ और अविद्यावसात का अर्थ लिखिए। तो लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है, आप घ में एक तरफ शब्द हेडिंग डाल दें, एक तरफ अर्थ डाल दें, फिर शब्द के नीचे लिखें अल्पज्ञ, अर्थ होगा थोड़ा जानने वाला या कम जानने वाला, अविद्यावसात अज्ञान के कारण। अंतिम 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से किसका विवेचन किया गया है? तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से आत्मा की शक्ति और उसके स्वरूप का विवेचन किया गया है। ये उत्तर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्न संख्या 4 पर आइए। यहां 2 पद्यांश होंगे, दोनों के नीचे 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का आपको उत्तर लिखना है। प्रत्येक 2 अंक का है, 10 अंक का यह प्रश्न है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है, यहां आपने तुलसी शब्द देखा तो जान गए कि गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली का है। तो अब आइए उत्तर पे चलें, जिससे कम समय में हम पूरा कर सकें। कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर होगा, कविता का शीर्षक गीतावली और कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां ये 2 पंक्तियां रेखांकित हैं, एक है हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे और दूसरी है पाय सजीवन जाग कहत्यों प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। इतने का करना है। तो यहां आप पहले डालिएगा हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, यदि आप इसे करना चाहते हैं, और तब लिखना शुरू करिए। संजीवनी बूटी पाकर जब लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो जाती है तो लोग उनसे समाचार पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि मेरे हृदय में घाव लगा हुआ है, किंतु इसका दर्द श्री राम को है, मुझे नहीं है। संजीवनी बूटी पाकर पुलकित होकर अपने शरीर की सुध बुध भुलाकर लक्ष्मण इस प्रकार कहने लगे। इतना करना है आपको। फिर ग पर आइए। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने घाव और पीड़ा के संदर्भ में क्या कहा है? तो उत्तर है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने घाव और पीड़ा के संदर्भ में कहा है कि घाव तो मेरे हृदय में है, किंतु इसकी पीड़ा श्री राम को पता है, श्री राम के हृदय में है, मुझे नहीं है। हीरे के संदर्भ में लक्ष्मण जी के कथन का उल्लेख कीजिए। तो यहां उत्तर होगा, हीरे के संदर्भ में लक्ष्मण जी ने कहा
कि हीरे की तो अपनी केवल चमक होती है, उसकी शोभा से सुख, हानि या लाभ तो भूप माने राजा या जौहरी को होता है। खीर और नीर से किसकी उपमा नहीं दी जा सकती? तो खीर और नीर से राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा नहीं दी जा सकती। ये पहला खंड। दूसरे खंड का यहां हमने उत्तर आपको लिखित रूप में दिया है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, इतना देखकर ही आप जान गए हैं कि किसने लिखा? भूषण जी ने लिखा, शिवासौर्य का है। तो प्रश्नोत्तर पर आए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो लिखने का तरीका आपका इसी तरह से रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर संकेत कर दीजिए, पता चल रहा है कि आपने अथवा वाला लिया है। और पहले का उत्तर हो गया प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक शिवासौर्य और कवि का नाम महाकवि भूषण है। फिर ख, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम, थारा पर पारा पारावारियों हलत है। अब कैसे उत्तर लिखेंगे? तो इस तरह से आपको करना है। पहले हेडिंग डालें, रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखना शुरू करें। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि वीर शिवाजी की विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी, जिसके कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे की भांति टिमटिमाता हुआ दिखाई देने लगा। सेना के भार से पृथ्वी के कांप उठने के कारण समुद्र इस प्रकार हिलने लगा जैसे थाली में रखा हुआ पारा हो। हिलने लगा, यहां कर लें। ग पर आए। प्रस्तुत पद्य में किसके शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है? तो बड़े आराम से आप इसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्य में वीर शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है। घ, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा रस है? तो आप जानते हैं कि बी रस इसमें, तो लिखेंगे उपरोक्त पद्यांश में बी रस है। अंतिम पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्य के अनुसार चतुरंगिणी सेना के अंगों का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार चतुरंगिणी सेना के 4 अंग हैं, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी सेना। इस तरह से आपको उत्तर करना है। पांचवें के प्रश्न में 2 खंड हैं, क और ख। क में लेखक परिचय है और ख में कवि परिचय। तो क में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उसकी रचना लिखना है। 5 अंक का होता है। यहां देख रहे हैं 3 हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो हमने उदाहरण के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपको एक उदाहरण दे दिया। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आपने डाला, अगर ख कर इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपने नाम डाल दिया, और तब साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल करके आपको लिखना है, मुख्य चीजें हाईलाइट करनी है। फिर कृतियां लिखना है। अगर लिख सके तो हिंदी साहित्य में स्थान लिखिएगा, अन्यथा हिंदी साहित्य में स्थान अनिवार्य कक्षा 11 में नहीं है। खंड ख में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। यहाँ सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि भूषण, ये 3 आपके सामने हैं। 4 हैं ही आपके यहाँ। 5 अंक का है। कोई भी 2 अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। गद्य में भी यही स्थिति होगी। तो यहां हमने सूरदास का आपको उदाहरण दिखाया है। कैसे प्रस्तुतता संख्या 5 ख डाल दें, फिर हेडिंग डाल दें। अगर आप ब कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग डालें, फिर साहित्यिक परिचय करके इस तरह से आप इसको लिखते चले जाएं। फिर इनकी रचनाएं लिख दें। लिख सकें तो हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखें, न लिख सकें तो आप इस हिस्से को छोड़ सकते हैं। फिर छठा प्रश्न, आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 अंक का ये भी है। तो यहां हमने उद्देश्य लिया है, दूसरा वाला हिस्सा लिया है। तो बलिदान कहानी का उद्देश्य, ऐसे हेडिंग आपको डाल देना है प्रस्तुतता संख्या के बाद। फिर आपको उद्देश्य लिखना है, उसमें जो मुख्य बिंदु हो उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखने में सुंदर लगता है और अध्यापक का ध्यान आकर्षित करता है, अंक अच्छे मिलते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा कर देना है। 7वां जो प्रश्न आपका है, सूतपुत्र नाटक के 2 अंक का सारांश लिखे अथवा सूतपुत्र नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि प्रयागराज मंडल में है, अन्य मंडलों में जो नाटक चलता है आपको वो नाटक वहां चुनना है। यहां हमने नायक का चरित्र चित्रण लिया है, तो सूतपुत्र नाटक के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण, ऐसी हेडिंग आप डाल के उत्तर लिखना शुरू करें। कम से कम 3 हेडिंग में आपको लिखना है। मैंने यहाँ 5 में दिया है आपको उदाहरण के लिए, और किन्हीं 2 में आपको उदाहरण भी 1 लाइन का दे देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका उत्तर बहुत सुंदर दिखता है, सर्वोत्तम दिखता है। ये तो रहा खंड क। अब खंड ख पर आइए। खंड ख में जब आएंगे
तो पहला प्रश्न यानी 8वां पूरे प्रश्न पत्र का 2 खंडों में बटा है। खंड क और खंड ख 7-7 अंक के हैं और आपको लिखना क्या है, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबरनामा, इतना देखकर ही आप समझ गए हैं कि प्रयाग से लिया गया है। तो यहां आप संकेत लिखें, इतिहास प्रसिद्ध, फिर स्थितोस्ति, फिर संदर्भ लिखें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रयाग पाठ से लिया गया है या अवतरित है, दोनों लिख सकते हैं। फिर हिंदी अनुवाद लिखें। इतिहास में प्रसिद्ध, नीतियों में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों के शासन को कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरे हुए एक मजबूत किले को बनवाया और गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए विशाल बांध बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। अथवा देखिए, अयम पर्वतराज है, इतना देखकर ही आप समझ गए हैं कि हिमालय से है। इसका उत्तर लिखित रूप में आपने दिया है, देखें ऐसे आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का संकेत अयम पर्वतराज है, पहला शब्द है, फिर आखिरी है कुर्वंत। फिर संदर्भ के प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत हिमालय पाठ से लिया गया है। आप चाहे लिया गया लिखें, चाहे अवतरित है, दोनों सही है। फिर हिंदी अनुवाद लिखें। यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित होकर पहरेदार की तरह शत्रुओं से सदा उसकी रक्षा करता है। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियां और सतलज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोसी आदि नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं, सींचती हैं, अपितु उसे अन्न से हरा भरा भी बनाती हैं। ये लिखने का आपके सही तरीका है। ख में 2 श्लोक होंगे, किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। जैसे अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबलम, देखिए आप समझ गए हैं कि सदाचारोपदेशक का है। तो संदर्भ बनाएंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सदाचारोपदेश पाठ से अवतरित है, यहां लिया गया है, नहीं लिखेंगे। फिर अनुवाद कर देंगे, अभिवादन करने वाले का और सदैव या नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वासांश जीर्णा ने अथा व्याह, इसको देख के आप समझ गए हैं कि गीतामृतम का है और इसका लिखित रूप हमने लिया है। इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का संकेत आपने डाल दिया, वांसांश देही। फिर संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत गीतामृतम पाठ से अवतरित है। फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करती है या धारण करती है। 9वें में मुहावरे हैं। किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग लिखना होता है। यहां हमने पहले का उदाहरण लिया, अंधे की लाठी होना। इस तरह से लिखिएगा, मुहावरा अंधे की लाठी होना, अर्थ एकमात्र सहारा होना। फिर यहां वाक्य प्रयोग हेडिंग डालिएगा, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालिएगा और लिखना है, श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी थे। अगर अन्य की बात करें, छाती पर मूंग दलना, तो किसी के साथ रहकर उसे कष्ट देना अर्थ होगा। वाक्य प्रयोग आप करेंगे, आस्तीन का सांप होना, माने किसी के साथ रहकर उसी को नुकसान पहुंचाना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक किंतु लाभ कम। वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि विद्यार्थियों ने वर्ष भर मेहनत की किंतु वे परीक्षा में फेल हो गए, इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। किसी भी तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब आइए 10वें प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। 3 हैं, आपको पता है कि इन तीनों में से सही विकल्प को आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। पहला है विद्यालय, विद्याधन आलय, आप जानते हैं ये सही है। ब यद्यपि, यदि धन अपि, स सही है। और तीसरा है सूर्योदय, सूर्य धन उदय,
स सही है। तो इसको लिखने का तरीका प्रश्नोत्तर संख्या 10 का आपने डाल दिया, ये तीनों आपने नंबर दे दिए और जो विकल्प सही है उस विकल्प को आपने लिख दिया। इस लिखने का सही तरीका है। फिर आप यहां देख लें, ख में आपको रूप चयन करना है। आत्मस्व शब्द में विभक्ति और वचन है और नामना शब्द में विभक्ति और वचन है। अगर इनका सही रूप देख रहे हैं, पहले का सप्तमी विभक्ति बहुवचन और दूसरे का तृतीया विभक्ति एक वचन, तो यहां आपको इसी तरह से चुनकर यहां लिख देना है। पहले का सप्तमी विभक्ति बहुवचन यानी अ सही है, दूसरे का तृतीया विभक्ति एक वचन ब सही है। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे, यहां आपको कोई समस्या नहीं है। फिर आइए 11वें का क, यहां पर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे वसन व्यसन, तो वसन माने होता है वस्त्र और व्यसन माने आदत। तो यहां सही विकल्प आपका है वस्त्र और आदत, यानी स सही है। अम्ब अंबु, अम्ब माने माता और अंबु माने जल, तो यहां ब सही है, माता और जल। और उत्तर लिखने का आपका यही तरीका है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 क आपने पहला दूसरा दिखाया, वस्त्र और आदत, माता और जल। जो सही है उसे लिख देना है, यहां सही का निशान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ख पर आइए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। द्विज, नाग, कनक। एक का हमने यहां उदाहरण आपको दिया है द्विज का, तो आप अनेकार्थी शब्द और अर्थ ऐसे हेडिंग डाल दें, द्विज लिखें और यहां ब्राह्मण, दांत, इसके दो अर्थ हो गए। अगर अन्य की बात करें तो नाग माने सर्प और नाग माने पर्वत भी होता है, कनक माने सोना और धतूरा। इस तरह से अनेकार्थी में जो आप चुने उसका लिख सकते हैं। ग की बात करें तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको चयन करना है जो सही हो। तो यहां पहला है जो ईश्वर में आस्था न रखता हो। रखता है तब तो वास्तविक है, और न रखता हो इसका मतलब वो नास्तिक है, ब सही होगा। किए गए उपकार को मानने वाला, जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं, तो आपका ये सही होगा, यानी ब और अ, और लिखने का आपका ये तरीका है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग, ब में नास्तिक, अ में कृतज्ञ, ऐसे आप उत्तर लिखेंगे। फिर घ में आइए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब दो वाक्यों को शुद्ध करना है, एक फूल की माला लाना, यहां होगा फूलों की एक माला लाना, यहां क्रम की गलती है। यहां एक फूल की माला नहीं बनेगी, बल्कि एक से अधिक फूल होंगे, तो फूलों की एक माला लाना, फूल की एक माला लाना भी सही माना जाता है। नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, यहां अनेकों नहीं होगा बल्कि अनेक होगा, एक का बहुवचन अनेक होता है। तो नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं। कई रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो यहां क्रम की गलती है, कई रेलवे के नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए, इस रूप में लिखना है। संतोष का फल मीठा होता है, यहां स अशुद्ध है, यहां आपका मूर्धन्य से होगा संतोष का फल मीठा होता है। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी दो कर सकते हैं। 12वां प्रश्न आपका, वीर अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा में उदाहरण लिखिए। छमाही में केवल परिभाषा पूछा जाता है, लेकिन वार्षिक में परिभाषा उदाहरण दोनों पूछा जाता है, तो आप दोनों लिखिए। जैसे हमने वीर रस का यहां ले लिया, अस्थायी भाव के साथ परिभाषा हो गई, फिर ये उदाहरण हो गया। ख में श्लेष अथवा रूपक अलंकार का लक्षण में उदाहरण लिखिए। तो लिखने का ही तरीका है कि आप पहले लक्षण लिखें, लक्षण में परिभाषा, और फिर उदाहरण लिख दें। ग में दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ लक्षण माने परिभाषा, आपने लक्षण पहले लिखा फिर उदाहरण लिख लिया। यहाँ स्पष्टीकरण देना आपको अनिवार्य नहीं है, बोर्ड परीक्षा में उसे भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको 2.5 घंटे मिलता है, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। 13वां प्रश्न आपका पत्र लेखन का है, इससे आप परिचित हैं, 3 पत्र आपके कोर्स में आपने पढ़ा होगा, यहाँ उदाहरण रूप में हमने आपको दिखा दिया है। फिर 14वां प्रश्न आपका निबंध लेखन का है, और इसमें कम से कम आपको 4 विकल्प मिलेंगे, किसी एक पर आपको लिखना है। तो उदाहरण रूप में हमने आपको दिखाया है, यहाँ रूपरेखा जरूर डालिएगा, चाहे जो आप निबंध लिखे तो उसकी रूपरेखा डाल दीजिएगा, जो हेडिंग आप अंदर लेना चाहते हैं, और फिर इसके बाद उसको विस्तार करिएगा। समय के अनुसार आपको लिखना है, अगर समय कम है तो 2-2 पंक्ति देकर 4-5 हेडिंग में आप खत्म कर सकते हैं। समय ज्यादा है तो आपको कम से कम 2.5 पेज जरूर लिखना चाहिए। ये आपका एक सर्वोत्तम उत्तर देने का तरीका है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।